हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स। इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। वीडियो के एंड तक बने रहिए सो दैट आप लोग चार क्वेश्चंस परफेक्ट देता हूं मैं, उसमें से तीन कैसा भी आएंगे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। सो फर्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस। तो डेफिनेशन क्या है अपना, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज द फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय हरमन हेनरिच गॉसन इन 1854. Later in 1980, Alfred Marshall developed and analyzed this law scientifically. देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट कौन एक्सप्लेन करेगा थे, हरमन हेनरिच गॉसन। कब करेगा थे, 1854 में। लेटर 1980 में जो कौन करेगा थे, अल्फ्रेड मार्शल उसको डेवलप करेगा थे और प्रूव करेगा थे। लॉ एनालाइज दिस लॉ साइंटिफिकली बोले तो इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो एच गॉसन, हरमन हेनरिच गॉसन क्या करे, 1854 में जस्ट बोले थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा रहता बोल के। लेकिन लेटर 1980 में कौन करे, अल्फ्रेड मार्शल क्या करे, उसको साइंटिफिकली प्रूव करे। बोले तो उसका एग्जाम्पल लेके उस चीज़ को बताए उन्होंने, तो जब से क्या हो गया, ये लॉ फेमस हो गया। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव फ्रॉम ए गिवन increase of his stock or thing and which diminish with every increase in the stock that he already has। तो देखो इसका मतलब क्या है बोले तो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ की बेनिफिट जो है सो अपने, कोई भी चीज़ अपने पास रखे हुए है उसकी बेनिफिट और मिलते जा रही है या और चीज़ मिलते जा रही वही चीज़ की, तो चीज़ क्या हो जाती है अपने लिए, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अपन क्या बोलते हैं, रोज़ा खोलते हैं, अपन रोज़ा खोल के पानी का एक गिलास पीते समझ जाओ, तो ये फर्स्ट ग्लास में क्या रहता, वैल्यू है पानी के गिलास की बहुत ज़्यादा रहती। उसके बाद में और एक गिलास पिए समझ जाओ अपन, उसकी वैल्यू क्या हो जाती, थोड़ी कम हो जाती। उसके बाद और एक गिलास पी रहे समझ जाओ अपन, उसकी वैल्यू और भी कम हो जाती है। उसके बाद और एक गिलास पी सकते हैं अपन, पानी तो नहीं पी सकते लेकिन वो ग्लास क्या हो जाती है, ऐसे ही जमा हो जाते जाती। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पहले में मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यूटिलिटी किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए अपना। यूटिलिटी बोले तो कोई भी चीज़ की चाहत रही समझ जाओ, उसको यूटिलिटी बोल रहे। कोई चीज़ अपने को सेटिस्फाई कर रही तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, यूटिलिटी बोल रहे। मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोल रहे हैं अपन, एक टाइम के बाद में वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहे हैं अपन, स्टार्टिंग में जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती, जैसा जैसा वो अपने पास ज़्यादा आते रहते उसकी वैल्यू क्या आती बोल रहे हैं अपन, डिक्रीज हो जाती बोल के बोल रहे। सो ये कौन बोले, अल्फ्रेड मार्शल बोले। द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टिक और थिंग विच डिमिनिश विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। डिमिनिश बोले तो कम हो जाने को बोलते। देखो स्टेटमेंट फिर से देखो, द लॉ स्टेट्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव ऑन कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट गोस ऑन डिमिनिशिंग विद अदर बीइंग कांस्टेंट। इतना लिखे तो बस है अपना। उसके बाद में क्या करना, अजम्पशंस लिखना। देखो अजम्पशंस देखो, ये फर्स्ट क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ, ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। ये सब नहीं लिख के ऐसा है, द लॉ इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इतना लिखे तो बस है। नेक्स्ट क्या करने का, होमोजीनियस गुड्स, द लॉ इज बेस्ड ऑन द होमोजीनियस गुड्स। uniform size of goods, the law is based on the uniform size of goods. Independent utility, the law is based on the independent utility, the law is based on the रेशनल कस्टमर्स बोल के लिख देना। देखो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी किसको बोलते हैं वो समझाता हूँ मैं। कार्डिनल बोले तो कोई भी चीज़ को अपन तोल सक रहे समझो, उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डिनल मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये लॉ किसके ऊपर चलता, जो चीज़ों को अपन तोल सकते हैं वही चीज़ों के ऊपर ये लॉ वर्क होता बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, होमोजीनियस गुड्स। होमोजीनियस गुड्स बोले तो जो भी गुड्स के ऊपर अपन ये लॉ को प्रूव करना चाह रहे हैं वो गुड्स का साइज़ क्या रहना, सेम रहना बोल के बोल रहे हैं। जैसे कि अब मैं एप्पल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एप्पल खाया, उसके बाद एक क्या बोलते हैं 5 मिनट के बाद में और एक एप्पल खाया, फिर 5 मिनट के बाद में एप्पल खा रहा हो ना, तो वो एप्पल क्या रहना, एप्पल का साइज सेम रहना, वो एप्पल को अपन क्या कर सकना, मेजर कर सकना। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म साइज ऑफ गुड्स। होमोजीनियस गुड्स बोले सेम गुड्स रहना, यूनिफॉर्म साइज ऑफ गुड्स बोले तो उसका साइज क्या रहना, सेम रहना बोल के हो रहे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी बोले तो उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं खाना बोल के बोल रहे अपन। रेशनैलिटी, रेशनैलिटी बोले तो कस्टमर्स क्या रहना, सेम सेटिस्फैक्शन को फील करते रहना बोल के बोल रहे। ये 5 भी अपन अजम्पशंस लिखे तो बहुत ज़्यादा हो जाता, या आपको और भी ज़्यादा अजम्पशंस लिखना चाह रहे समझ जाओ आप लोग, इसमें ये ऐड कर सकते। देखो आप लोग कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, होमोजीनियस गुड्स, यूनिफॉर्म साइज ऑफ गुड्स, नो टाइम लैग, डिविजिबल कमोडिटी, फुल नॉलेज ऑफ मार्केट। ये 3 भी ऐड कर ले सकते, इजी रहता। इसमें ऐड कर लिया तो क्या होता आपका आंसर और भी थोड़ा बड़ा दिख के आता। नो टाइम लैग यहाँ लिखो बोले तो लिख दे रहा हूँ, देखो मैं नो
टाइम लैग, इसमें भी क्या करना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हेन टाइम में देर इज नो टाइम लैग। फिर से और एक क्या बोला हमें, डिविजिबल कमोडिटी, डिविजिबल कमोडिटी। फिर लास्ट क्या है, फुल मार्केट ऑफ द नॉलेज, फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। ये सेम पीडीएफ में जो है सो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया, जो बच्चों को जो है सो पीडीएफ की ज़रूरत है, जिसके पास बुक्स नहीं है वो लोग ये पीडीएफ से पढ़ ले सकते हैं। सो देखिए आप लोग लिखे बानों से बॉक्स बना लेना अपन। बॉक्स में देखो यहाँ पे यूनिट्स ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी देखो 40 70 90 100 100 90 ऐसे ही लिखना आप लोग, नंबर्स में ऊपर नीचे मत करिए। 40 70 90 100 100 90। अब देखो पहले चाहत थी 40 माइनस 0 कर लेना, यहाँ पे 40 हो गया, हाँ 40। उसके बाद क्या करना है, 70 माइनस 40 30, फिर से 90 माइनस 70 ये वाला नंबर, ऐसा कर लेते जाओ। 40 पहले लिखना, 40 माइनस 0, उसके बाद 70 में से 40 30 हो गया, 90 में से 70 20 हो गया, 100 में से 90 10 हो गया, 100 में से 100 0 हो गया, 90 में से 10 100 का हो गया -10 हो गया। सो देखो यहाँ पे जैसा जैसा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जा रहा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा, डिक्रीज होते जा रहा ना। ये इंक्रीज हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा, डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि मैं ये पानी का ग्लास बोला, पानी के ग्लासेस इंक्रीज होते जा रहे, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, उसमें वो खत्म हो रहे, नहीं हो सक रहे, तो वही बता रहा है यहाँ पे। तो अपन ये बॉक्स बना लिया, बनो से ये लिखना, फ्रॉम द अबव टेबल दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द, फ्रॉम द अबव टेबल दैट इट कैन बी ऑब्जर्व बोल के ये लिखना। When total utility increases at a diminishing rate, marginal utility falls. जैसे जैसा total utility बढ़ रहा, marginal utility क्या हो रहा, कम हो रहा बोल के हो रहा है। When total utility is maximum, marginal utility becomes zero. देखो total utility maximum होते हैं, marginal utility क्या हो गया, zero हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, maximum become zero, total utility decreases, marginal utility zero। फिर क्या बोल रहे हैं, और एक पॉइंट इसका, उसके बाद में ये पॉइंट भी लिख लेना, थर्ड पॉइंट, when total utility is at 90, then marginal utility becomes negative। हाँ ऐसा लिख लेना अपन इसके बाद में, ये लिख लिया वाले से क्या करने का है अपने को, ये वाला ऐसा ग्राफ डाल लेना अपन। देखो ग्राफ ये डाल लेना अपन, आप लोग क्या बोलते हैं, कैसा भी डाल लो, जस्ट इसका डायग्राम ऐसा आ गया तो बस है। नंबर ऑफ ऑरेंजेस, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये साइड लिखे हुआ है। उसके बाद में ये बताना, फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट टोटल यूटिलिटी कर्व, ये देखो MUTU बोलो, टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट टिल A एंड द डिक्रीज साइमल्टेनियसली द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डिक्रीजेस टिल Q। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए तक क्या टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, पहले जैसे इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है बोल के बोल रहे। मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो रहा है, क्यू तक डिक्रीज हो जा रहा है, टर्न नेगेटिव, नेगेटिव में चले जा रहा है बोल के बोल रहे। इतना लिखे तो बस है अपने को। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में भी कुछ भी नहीं लिखने का रहता, ये क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे लिखे स्विच चीज़ों को कन्वर्ट करने का रहता। लिमिटेशंस का देखो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप लोगों को, एक पेपर में लिखता हूँ, आप लोग मेरे पीडीएफ को फॉलो हो, लेकिन हर चीज़ उसमें से भी थोड़ी चीज़ें मैं चेंज करा उसमें, ये साल में बच्चों को परेशानी नहीं होना। यहाँ पे क्या करे थे अपन, साइड हेडिंग्स में लिखे थे ना, यहाँ पे जो है सो बिना साइड हेडिंग्स के लिखना, लिमिटेशंस बोल के हेडिंग डाल लेना। उसके बाद में दिस लॉ डज नॉट applicable if goods are बोल के ये पलटा के लिखे, नॉट कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। फिर से क्या करना, सेकंड पॉइंट में, दिस लॉ डज नॉट अप्लीकेबल इफ गुड्स आर नॉट होमोजीनियस गुड्स। दिस लॉ नॉट अप्लीकेबल कितने बन जाते हैं अपने पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट बन जाते हैं। लिमिटेशंस में भी लिमिटेशंस लिख दिए, बनने से क्या करने का अपने को, इंपॉर्टेंस लिखने का है। इंपॉर्टेंस में क्या बोल रहे हैं अपन, दिस लॉ हेल्प्स द, फैसिलिटेट्स को हटा देके क्या कर लो आप लोग, हेल्प्स लिख लो। This law helps the finance minister in designing an appropriate taxation policy
फॉर्मिंग ए बेस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टेक्निक्स। क्या बोल रहे हैं अपन, ये लॉ क्या करता कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बनाने में हेल्प करता कहते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में हेल्प करता बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस लॉ सर्व्स एज ए फंडामेंटल फॉर सर्टेन कंजप्शन लॉज लाइक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। ये लॉ किसके लिए, फंडामेंटल्स के जैसा यूज कर सकते कहते हैं अपन, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को और लॉ ऑफ डिमांड के लिए। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन दिस लॉ प्रोड्यूसर चेंज द डिजाइन, पैकिंग एंड पैटर्न ऑफ कमोडिटीज। ये लॉ के ऊपर बेस करके क्या करते कहते हैं, प्रोड्यूसर जो है सो पैकिंग और पैटर्न ऑफ द कमोडिटीज चेंज करते हुए बोल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन, नेशनल इनकम का। ये जो है सो मैं अपने बच्चों को नोट्स लिखा आया था, वही नोट्स में से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये उस इसमें पीडीएफ में थोड़ा बहुत टफ हो जा रहा है बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, ये नोट्स में से कर लेंगे अपन। ये थोड़ी राइटिंग क्या बोलते हैं आप लोग समझिए, मेरे स्टूडेंट की राइटिंग है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक्सप्लेन देम। सो वेरियस मेथड्स क्या है नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। नेशनल इनकम किसको बोल रहे हैं अपन, एक मार्केट में जो है सो कितने भी गुड्स बन रहे और सर्विसेज बन रहे, उससे जो है सो पैसे बन रहे, समझो इकोनॉमी बोले तो क्या बोल रहे हैं अपन, पैसे बन रहे एक साल में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेशनल इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम बोल के लिख लेना अपन। ये क्या करो अपना साइड हेडिंग के ऐसा लगा लो, इट इज़ द बोल के लगा दो, इट इज़ द मार्केट वैल्यू बोल के लिख लेना। नेक्स्ट क्या है अपने को, देर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। कितने मेथड्स है कहते हैं अपने पास, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड्स है बोल के बोल रहे अपन। क्या क्या है वो, पहला प्रोडक्ट मेथड या तो आउटपुट मेथड बोल रहे अपन। इन दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स एंड द ग्रॉस प्रोडक्ट इज फाउंड आउट बाय एडिंग अप नेट वैल्यूज ऑफ ऑल प्रोडक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन दिस सेक्टर्स ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। तो अपन ये क्या बोल रहे हैं, इस मेथड में क्या कर रहे हैं कहते हैं अपन, इकोनॉमी जो है सो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हुई है ना, वो सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं अपन, एक जगह कर दे रहे हैं, उन लोगों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट करके क्या कर रहे हैं अपन, एक साल में कितना पैसा बने वो लिख ले रहे हैं अपन। तो देखो अपन का फॉर्मूला क्या हो रहा है, N1 इज इक्वल टू P1Q1 प्लस P2Q2 अप टू PNQN, वेयर एन आई होता है। देखो ये एन आई बोले तो अपन क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम बोल रहे हैं, पी बोले तो प्राइस बोल रहे हैं, क्यू बोले तो ओ क्यू होता है, क्यू बोले तो क्या है, क्वांटिटी होता है, क्यू क्वांटिटी होता, 1 to N क्या है, कमोडिटीज है बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना इनकम मेथड। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय एडिंग टुगेदर ऑल द इनकम्स अकरिंग टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अपन इनका इनकम मेथड में क्या बोल रहे हैं, जितने भी चीज़ों से अपने को इनकम बन रहा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, उसको जोड़ लिए समझो, उससे अपने क्या मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है बोल के बोल रहे हैं। जैसे कि अपन क्या बोल रहे हैं, N1 सॉरी ये भी N1 होता, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट को ऐड करना, वेजेस को ऐड करना और क्या इंटरेस्ट को ऐड करना और प्रॉफिट को ऐड करें, समझो अपने क्या मिल जाता, साल भर का नेशनल इनकम मिल जाता बोल के बोल रहे हैं। थर्ड वाला क्या है अपना, इट गिव्स नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स। नेक्स्ट क्या है अपना एक्सपेंडिचर मेथड है। इन दिस मेथड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फाइनल गुड्स इंक्लूड्स इन इंडिविजुअल्स, फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट्स इज कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये क्या बोल रहे हैं अपन कि अपन साल भर में कितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिसके जैसे कि एक इंडिविजुअल कर रहा या फॉर्म के ऊपर कर रहे, फॉर्म बोले तो कंपनी के ऊपर कर रहे, FIRMS होता है, देखो फॉर्म्स या गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेशनल इनकम बोल रहे हैं, उसको जोड़ लिया तो जैसे NI इज इक्वल टू EH प्लस EF प्लस EG प्लस नेट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड बोल के, नेट एक्सपोर्ट्स एंड प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NI क्या है अपना नेशनल इनकम होता, EH क्या होता एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड होता, EF क्या होता मेरा एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर्म होता, EG क्या होता एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट होता। ये सब कुछ जोड़ लिया तो अपने क्या मिल रहा, नेशनल इनकम मिल रहा बोल के बोल रहे। नेक्स्ट क्या है अपना किन्शन थियरी है। किन्शन थियरी भी मैं इसमें से ही समझाता हूँ, ये ईजी है इसमें भी। तो जॉन मेनार्ड कीन इन इज फेमस बुक एग्रीगेट ये ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे पहले थोड़ी चीज़ इसमें से बोल के इसमें से बोलता हूँ। देखो मैं जो आसान है उस वे से लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, मेरे वे से पढ़िए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और ये मटेरियल के क्या बोलते हैं इसका भी किसको भी ज़रूरत है तो इस चीज़ की भी आप ना फोटोज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स इन हिज फेमस बुक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी स्टेट हिज एम्प्लॉयमेंट थियरी विच डील्स विथ ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉन मेनार्ड कीन्स क्या करे कहते हैं, उनकी फेमस बुक है, कहते हैं क्या है कहते हैं वो फेमस बुक का नाम, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है वो फेमस बुक का नाम। कब लिखे कहते हैं वो 1936 में लिखे कहते हैं। वो बुक में क्या बोल रहे कहते हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऑल लेवल्स को एक्सप्लेन करे बोल के बोल रहे। फर्स्ट लेवल क्या है, इसमें 3 लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है और एक क्या है लास्ट वाला इफेक्टिव डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई, aggregate supply refers to the total supply of all goods produced by all entrepreneurs
पुट टुगेदर एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी बोल रहे। एग्रीगेट सप्लाई किसको बोल रहे, जितना भी साल भर में जो है सो ऑन्टरप्रीनियर बोले तो ओनर्स नए जने जो बन रहे सो उनला क्या करे, कितना भी सप्लाई कर रहे समझो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता बोल के बोल रहे अपन, जनरेट होता बोल के बोल रहे, उनला इकोनॉमी बनाते बोल के। उसके बाद क्या करना, बिलो टेबल शोज एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल्स बोल के क्या करना, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स इन लैक्स, लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन द करोड्स ऑफ रुपीज़। 10 देखो 10 लाख रहे समझो वर्कर्स, कितने करोड़ जनरेट होता कहते 500 करोड़, जैसा 11 आ जाता 550, इधर से क्या हो रहा है एक एक नंबर बढ़ रहा है आपको, इधर से क्या हो रहा है 50-50 बढ़ा लेते जाना। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, उसका क्या करना है अपन, ग्राफ डालना। द अबाउट टेबल शोज द डायरेक्ट, ये क्या करना, इन द फिगर एम्प्लॉयमेंट इज जीरो एट द ऑरिजिन फ्रॉम विच ए एस कर्व, ये सब नको लिखो अपना, ये लिख लो, बिलो ग्राफ shows the below graph shows the aggregate supply लेवल बोल के लिख देना, हो गया, इतना लिख लिया तो बस है। नेक्स्ट क्या करने का अपने को, एग्रीगेट डिमांड करने का। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। देखो एग्रीगेट डिमांड किसको बोल रहे हैं अपन, जो भी डिमांड आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा, फॉर ऑल द गुड्स, जो भी गुड्स के लिए जो सो डिमांड आ रहा उससे क्या जनरेट हो रहा बोल रहे अपन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा बोल रहे। इसको और एक नाम क्या बोल रहे अपन, एग्रीगेट डिमांड प्राइस बोल रहे, जिसका मतलब क्या आप समझा रहा उन्हें, एंटरप्रेन्योर जो है सो कितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं या क्या बोलते हैं लोग जो है सो कितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उससे भी अपन क्या फाइंड आउट कर ले सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल फाइंड आउट कर ले सकते हैं। बोल दिस इज द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट AD इज इक्वल टू C+I। देखो वहाँ पे क्या लिखे थे अपन, 10 से लिखे थे, यहाँ पे 500 से शुरू करे थे, यहाँ पे कहाँ से शुरू करे, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 600, 625, 650, 675, 700, 725। उसके बाद क्या करना, ये नीचे क्या लिखना अपन, यहाँ पे लिखे सोच, यहाँ क्या लिखे, बिलो टेबल शोज एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल बता रहा ना, यहाँ पे क्या लिखना, बिलो टेबल शोज एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल बोल के लिखना। इसको क्या लिखना, बिलो ग्राफ, ये सेम लिख रहा, शोज द एग्रीगेट डिमांड लिख लेना है, सप्लाई को हटा के क्या लिख लेना, डिमांड लिख लेना। नेक्स्ट देखो अपने को इसमें से थर्ड वाला भी है, ये मटेरियल में प्रिंट नहीं हो सका वो, तो इसमें से ले लेता मैं थर्ड वाला। देखो लास्ट वाला क्या है अपना, इफेक्टिव डिमांड। इट इज़ ए पॉइंट वेयर ADP इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिख लो, इट इज़ द पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, इसके बाद ऐसा लिख लो, इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड बोल के लिख लेगा। क्या करना, इट इज एक्सप्लेन एज फॉलोज बोल के क्या करना पर, वहाँ 10, 11, 12 वो लिखे सो लिख लेना। फिर से यहाँ पे क्या करना, 500, 550 जो फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख रहे वो लिख लेना, सेकंड वाले बॉक्स में लिख रहे सो लिख लेना। यहाँ पे देखो ये मूवमेंट पे 14 पे क्या हो रहा बोले तो, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जा रहा, इक्वल आ जा रहा ना दोनों का, वही लिखना। फिर से ग्राफ डाल दिया, समझ जाओ, हो गया आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन हो गया आपका। अगर फोटो लेना चाह रहे तो फोटो ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट करेंगे अपन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ये थर्ड, पहले ये 3 आंसर्स आप लोग परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो है सो ये आंसर को देखिए आप लोग। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? Perfect competition is a simplest model of a market structure in which there exists large number of buyers and sellers who are involved in buying and selling homogeneous goods. ऑल फर्म्स, क्या बोल रहे हैं अपन, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक सिंपलेस्ट मॉडल है बोल के बोल रहे हैं, एक मार्केट स्ट्रक्चर का। वहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, सेलर्स है, उनका क्या बेच रहे थे, सेम क्वालिटी के गुड्स बेच रहे थे, सेम काइंड ऑफ गुड्स बेच रहे। सेम काइंड ऑफ गुड्स बोले तो जैसे कि पोटैटो से समझ जाओ, पूरी मार्केट क्या बेच रही, पोटैटो से बेच रहे, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, होमोजीनियस बोल रहे, सेम रहते। ऑल फॉर्म्स इन द मार्केट आर प्राइस टेकर्स एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इसमें देखो पूरे क्या रहते हैं, यहाँ पे प्राइस टेकर्स ही रहते हैं, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट का कोई भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बोल के हो रहे। इन दिस मार्केट देयर इज नो राइवलरी अमॉन्ग द सेलर्स और फर्म्स, इसके अंदर कोई भी लड़ाई पंचायत नहीं रहती बोल के बोल रहे, सब जने मिलजुल के ही बेच लेते बोल के बोल रहे। मैकेनिज्म ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंदर perfect competition. In perfect competition, the price of a good is not decided by buyer and seller. It's rather decided by the industry based on the forces
of supply and demand. The table explains the variation in the supply demand and equilibrium price determination. ऐसी मार्केट में जो है इस इंडस्ट्री में क्या है, बायर और सेलर जो है सो प्राइस डिटरमाइन नहीं करते कहते, कौन डिपेंड करते कहते, सप्लाई और डिमांड। अगर सप्लाई ज़्यादा रहा प्राइस बढ़ जाता है, या डिमांड ज़्यादा रहा प्राइस बढ़ जाता है, बल्कि ऐसा रहता। तो प्राइस जैसे तो 10, 20, 30, 40, 50 हो रहा। क्वांटिटी सप्लाई देखो 20, 30, 40, 50, 60 हो रहा। प्राइस देखो डिमांड क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड 60, 50, 40, 30, 20 हो जा रहा। तो ये रट्टा मार लेना अपना। क्या है रट्टा मारने का, ये उल्टा लिखने का है आपसे। 60 पहले आ जा रहा, उसके बाद 50 आ रहा, 40 आ रहा, 30 आ रहा, उसके बाद 20 आ रहा। उसके बाद देखो फ्रॉम द अबाउट टेबल आर प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बल्कि हो रहा है। देखो प्राइस 10 था तो 60 का डिमांड था, 20 था तो 50 हो रहा, 30 था तो 40 हो रहा। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा डिमांड क्या होते जा रहा, डिक्रीज होता है, बल्कि हो रहा है। इट इंडिकेट्स दैट प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्या बता रहा है अपने को, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या है, कहते हैं नेगेटिव है। साइमल्टेनियसली व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसा वैसा क्वांटिटी भी बढ़ते जा रहा ना। सो यहाँ पे क्या है, सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम द टेबल बोल के लिख देना, बस इतना लिख लिए तो बस है। उसके बाद क्या करना है, डायग्राम डाल देना। डायग्राम डाल के इन द अबव फिगर ओ एक्स इंडिकेट्स द डिमांड। ओ एक्स क्या बता रहा है, कहते डिमांड बता रहा अपना। और एक क्या है, एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ओ वाई इंडिकेट्स प्राइस ऑफ द, ओ वाई होता है, देखो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया अपना। ओ एक्स क्या बता रहा कहते अपने को, डिमांड बता रहा है। ये ओ एक्स यहाँ से आता, सॉरी ओ एक्स जो है सो अपने क्या बता रहा है, डिमांड बता रहा। ये ओ वाई क्या बता रहा है अपने, प्राइस बता रहा है, इंडिकेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। डी डी रिप्रेजेंट डिमांड कर्व, डी डी क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट डिमांड कर्व। एस एस क्या बता रहा है, सप्लाई कर्व बता रहा। द पॉइंट्स वे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ई इंडिकेट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है बोले तो एक जगह पे 30 और 40 आ जा रहा ना। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा ना। तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, इक्विलिब्रियम प्राइस बोल रहे हैं। ओपी प्राइस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओ क्यू क्वांटिटी इज द और इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे क्या हो रहा हो, इक्विलिब्रियम प्राइस बोल के, यहाँ पे क्या लिख लेना अपन, इक्विलिब्रियम प्राइस बोल के लिख लेना। सो आपका क्या हुआ था, ये 4 क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट आप ये 4 क्वेश्चंस कर लीजिए। मैं वेरिएबल प्रोपोर्शंस का अपने को आने वाले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। सो आप लोग अगर ये परफेक्ट कर लिए तो अपने को दूसरे क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ती 90%। फिर भी जो है सो मैं एक एक्स्ट्रा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे आए तो बच्चों का जो है सो एक 10 मार्क्स का आंसर मिस हो जा रहा है। इसीलिए जो है सो मैं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।